हेलो एवरीवन। तो ये पॉलिटी के जो टॉप 200 एमसीक्यूज़ को हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत वो एनसीईआरटी से। उनका तीसरा वीडियो है जहाँ पर हम देखेंगे तीसरा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफिकल एंड स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया का वो वेरियस कंट्रीज है, यूएस है, अलग देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंपैरिजन है भारत में क्या अलग है, क्योंकि इनसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। सपोज करिए पूछा जाता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, यूके में सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। फिर अगर हम देखें जुडिशियल स्ट्रक्चर के बारे में देखें, पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी के बारे में देखें, तो ब्रिटेन में हमें पार्लियामेंट्री सोवेरेंटी मिलती है, लेकिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सोवेरेंटी है। तो ये डिफरेंस जो होता है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं पहले एमसीक्यू की आज। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के संबंध में उसकी विशेषताओं को देखिए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने पहले के डिस्कशन में देखा है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और क्यों सुप्रीम है, आप अनुच्छेद या आर्टिकल 13 देखो। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम के बारे में बताता है। क्या बताता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है, पार्लियामेंट बनाती है, जो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो पार्लियामेंट उस जुडिशरी से नल एंड वाइड डिक्लेयर करती है। तो क्यों कर पाई जुडिशरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे राइट दे रहा है जुडिशरी को। ठीक है, अब ऐसा हुआ 1973 में जब केशवानंद भारती मामला में अगर आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी सामने आई, वह क्यों आई, क्योंकि ऐसा माना गया कि देयर इज सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बेसिकली फाउंडेशन ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी और इट शुड नॉट बी अमेंडेड। तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया गया और केशवानंद भारती बाद में जुडिशरी ने ये बताया। तो इसका मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भारत में है। दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए ये तो बात सही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आर्टिकल 74 और 75 जहाँ पे बात करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी। ठीक है, यहाँ पे बात होती है। इसके अलावा पार्लियामेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2014 में जब आप देखो कोयला घोटाला हुआ तो जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, तो उनको यहाँ पे जवाब देना पड़ा कि आखिर तो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल इन द पार्लियामेंट। बेसिकली अगर आप देखोगे अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर है तो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तीसरा यहाँ पर बात कर डुअल सिटीजनशिप, तो देयर इज़ नो डुअल सिटीजनशिप प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप की यहाँ पे बात होती है। सिंगल सिटीजनशिप और आर्टिकल 5 to 11 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट टू सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, नागरिकता के बारे में। अब अमेरिका में जैसे अगर आप देखोगे तो यूनियन और स्टेट दोनों की अलग अलग सिटीजनशिप होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की अलग है, पंजाब की अलग है, भारत की अलग है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम भारत के फीचर्स में देखें, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर तो आपको देखने को मिलता है, लोअर कोर्ट हो जाते हैं, फिर हाई कोर्ट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेटेड आप देखने को मिल सकता है। तो 3, 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ पे आपको मैच खाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 124 से 147 जुडिशरी के बारे में प्रोविजन यहाँ पे करता है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल जजमेंट्स होते हैं वो स्टेट्स पर भी बाइंडिंग होते हैं। अगर आप देखें, अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड नहीं, इसका मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है हाई कोर्ट में नहीं माने जाएंगे। बेसिकली हाई कोर्ट को नहीं मानेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानेगी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी पूरे देश में जितने कोर्ट्स हैं, जितने गवर्नमेंट है, सभी को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत उसके संबंध में आप बताइए। इट एडॉप्टेड अ कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म मॉडल। यहाँ पे सहकारी जो संघवाद का मॉडल है उसको अडॉप्ट किया गया। दूसरा, इट इंक्लूड यूनिटरी फीचर्स लाइक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, सेंट्रल अपॉइंटमेंट गवर्नर्स। तो यहाँ पर कुछ यूनिटरी फीचर भी हैं। देखिए 2 तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलती है यूनिटरी, दूसरा है फेडरल। और फेडरल यूनिटरी में क्या फ़र्क होता है, फेडरल में स्टेट और जो अलग अलग बॉडी होती हैं, सेंटर होते हैं, ये आपस में गवर्नमेंट की जो पावर है उसको शेयर करते हैं। यूनिटरी में देयर आर ऑल द राइट एंड ऑल द अथॉरिटी जो होती है वो किस पे होती है, एक बॉडी पर होती है, एक गवर्नमेंट पर होती है। तो भारत में स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी अलग अलग व्यवस्था है। तो यह भी चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन भारत में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का भी प्रोविजन है। यूपीएससी के जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में जाते हैं। फिर गवर्नर सेंटर अपॉइंट करता है सभी स्टेट में। तो इसीलिए भारत को सेमी
या क्वासी फेडरल बोला जाता है, क्वासी फेडरल बोला जाता है भारत को, अर्धसंघ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर यूनिटरी और जो फेडरल दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं। तो पहला भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरा, फेडरल फीचर्स कैन नेवर बी अल्टर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब क्या जो फेडरल फीचर इनको कभी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ये बात यहाँ पर गलत है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन करता है कि कोई भी ऐसी बात जो वर्तमान में इरिलेवेंट हो चुकी है तो पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकती है। अब अगर आप देखें यहाँ पर आर्टिकल 279 के बारे में आपने देखा, 279A जीएसटी काउंसिल, यहाँ पे किसके बारे में बात करता है, फेडरल जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका एक बेहतर उदाहरण है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहतर उदाहरण है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे से केंद्र और राज्य दोनों व्यवस्थित होकर काम करते हैं। फिर यूनिटरी फीचर आपने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज देखा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज आर्टिकल 312, ठीक है, IAS IPS की नियुक्ति होती है। फिर आर्टिकल 155 में गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रेसिडेंट, तो ये भी यहाँ पर यूनिटरी फीचर के बारे में बताता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कुछ आर्टिकल में मैं आपको बताते जाऊँगा कुछ चीज़ें, तो आपको एक नोट्स अपनी खुद की प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर। कौन सा इसमें इंडियन और अमेरिका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बीच में अंतर को बताता है। इन USA अमेरिका में स्टेट पार्टिसिपेट इन ट्रीटी रेटिफिकेशन विया द सीनेट, इन इंडिया नो सच पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पर देखिए कोई भी अगर आप देखिए एग्रीमेंट होता है या कुछ भी ऐसा मामला होता है विदेश के संबंध में, तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और इसमें आर्टिकल 253 एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक एनी इंटरनेशनल लॉ, खासतौर पे अपने संबंध में अगर आप देखें पूरे देश के संबंध में, या तो किसी समझौता करना हो, WTO जैसे एग्रीमेंट में भारत ने साइन किए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट साइन नहीं करने जाती, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन US में इस तरह का प्रोविजन, US में स्टेट्स को भी राइट होते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। USA इज इन ए इंडस्ट्रिक्टिबल जो भी है, या मतलब जो मतलब कि जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता बेसिकली, सॉरी, यूनियन ऑफ नॉन, और ये जो स्टेट्स होते हैं जिनको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, इंडिया इज एन इंडस्ट्रिबल यूनियन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब क्या, भारत के जो राज्य हैं, जैसे अगर आप देखो भारत के राज्य, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ, ये भारत का मैप हो गया। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे पहले मध्य प्रदेश का नक्शा 2000 में ऐसा था, लेकिन भारत ने इसको अलग कर दिया, सरकार ने आर्टिकल 3 के अंदर प्रोविज़न है, इसको छत्तीसगढ़ बना दिया। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ऐसा था तो यहाँ पे उत्तराखंड उसने बना दिया, ठीक है। बिहार ऐसा था तो यहाँ पे झारखंड उसने बना दिया। तो यहाँ पर राइट किसके पास होता है, यहाँ पे राइट होता है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट यहाँ पे अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ तो विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों को विभाजित किया जा सकता है, उनकी सीमाएँ परिवर्तित की जा सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि US के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता। US में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि US की जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे राइट मिले कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उनको जो केंद्र सरकार अलग नहीं कर सकती। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तीसरा, इंडिया इज लेजिस्लेशन फेडरेशन, द US इन एग्जीक्यूटिव फेडरेशन। तो इंडिया एग्जीक्यूटिव फेडरेशन है, US एक लेजिस्लेटिव फेडरेशन है, ठीक है। तो रिवर्स यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट है, तो A आंसर इसका हो जाएगा। 24 क्वेश्चन बात कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कॉलम 1 इंडिया US इंडिया। अब देखिए, इंडिया ड्यूअल जुडिशरी स्टेट ऑटोनॉमी, क्या ऐसा है ड्यूअल जुडिशरी स्टेट ऑटोनॉमी? तो देखिए स्टेट ऑटोनॉमी किसके पास होती है, यहाँ पर आप देखेंगे किसके पास होती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे जैसे इंडिया है तो लेजिस्लेटिव फेडरेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव कोऑपरेशन फेडरेशन की बात होती है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, C हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कोऑपरेशन फेडरेशन की बात होती है। वहीं B अगर आप देखोगे तो ड्यूअल जुडिशरी कहाँ देखने को मिलती है, स्टेट ऑटोनॉमी US में देखने को मिलती है, और इंडिया में लेजिस्लेटिव फेडरेशन भी देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव फेडरेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका A। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, विच ऑफ आर करेक्टली पेयर्ड विथ रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो जो रिस्पेक्टिव देश हैं यहाँ पे दिए गए हैं उनके साथ कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे मैच खा रहे हैं। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखिए इंडिया के संबंध में है, मैंने GST काउंसिल के बारे में आपको बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया, नीति आयोग यहाँ पे है। तो ये सब क्या करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, राज्य और केंद्र के बीच बेहतर संबंध बनाने की बात करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया के संबंध में है। दूसरा सिमेट्रिक फेडरलिज्म US। तो सिमेट्रिक फेडरलिज्म अगर आप देखें US में देखने को नहीं मिलता। देखिए अगर आप बात करें सिमेट्रिक फेडरलिज्म US में देखने को नहीं मिलता, तो ये यहाँ पे गलत बात है, ठीक है।
मतलब बेसिकली ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। असिमेट्रिक फेडरलिज्म इन इंडिया, देखिए असिमेट्रिक फेडरलिज्म इंडिया में है। देखिए असिमेट्रिक फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि हर एक, बहुत सारे स्टेट्स उनको पावर दी गई है, लेकिन अलग अलग स्टेट की अलग अलग पावर भी होती है। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग बिहेव भी करती है। नॉर्थ ईस्ट के संबंध में शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के संबंध में आर्टिकल 371 में जो स्टेट्स आते हैं उनको लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ज़्यादा बेहतर प्रयास करती है। लेकिन जहाँ पे सिमेट्रिक फेडरलिज्म होता है वहाँ पर क्या होता है कि सभी राज्यों के साथ इक्वल बिहेवियर यहाँ पे करने का प्रयास होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये भारत में यहाँ पे असिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस है, सोशल कल्चर है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PNR इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 25 आंसर्स हमने टोटल तो देख लिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।